नमस्ते। भारत की सबसे बड़ी और सबसे अहम नदी प्रणाली के इस बेहतरीन और रोमांचक विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना कोई देरी किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। 2525 किलोमीटर। मतलब ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि इस राजसी नदी की कुल लंबाई है। पहाड़ की ऊंचाई से शुरू होकर मैदानों को चीरते हुए और आखिर में समंदर में विलीन होने तक ये नदी इतना लंबा और अद्भुत सफर तय करती है। ये महज 5 राज्यों के नाम नहीं है, बल्कि ये आज के हमारे इस भौगोलिक सफर का ट्रैवल इटनरी है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और बिहार के विशाल मैदानों से होते हुए झारखंड के एक छोटे से हिस्से को छूकर पश्चिम बंगाल तक जाने वाली ये पूरी यात्रा हमें भारत की असली और अद्भुत भौगोलिक विविधता दिखाएगी। तो आज हम इस पूरे सफर को 5 अहम हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, गंगा का उद्गम। दूसरा, पंचप्रयाग का संगम। तीसरा, मैदानी इलाकों का सफर। चौथा, बिहार और झारखंड का विस्तार। और आखिर में डेल्टा और बंगाल की खाड़ी। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, गंगा का उद्गम, वो भी बिल्कुल ऊंचे हिमालय में। चलते हैं वहां जहां हवा पतली है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। आपको शायद पता ही होगा कि गंगा एकदम शुरुआत में गंगा नहीं कहलाती। इसकी जो पहली मेन जलधारा है ना, उसे हम भागीरथी कहते हैं। ये गंगोत्री ग्लेशियर से कोई 19 किलोमीटर दूर गोमुख नाम की जगह से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जैसे जैसे भागीरथी आगे बढ़ती है, केदार गंगा और सिया गंगा जैसी छोटी नदियां इसमें मिलती जाती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये टिहरी बांध के पास पहुंचती है तो इसका रिजर्वॉयर इस नदी की चौड़ाई को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पंचप्रयाग का संगम। चलिए देखते हैं कि गंगा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जलधारा अलकनंदा कैसे आकार लेती है। पर आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, प्रयाग। आसान भाषा में कहें तो प्रयाग का सीधा सा मतलब है नदियों के मिलने की जगह, यानी संगम। जियोग्राफिकल और कल्चरल दोनों ही नजरिए से ये स्थान बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अलकनंदा का ये सफर एकदम जादुई है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले विष्णुप्रयाग में ये धौली गंगा और विष्णु गंगा से मिलती है, जिससे इसका आकार काफी विशाल हो जाता है। फिर पहाड़ से नीचे उतरते हुए नंदप्रयाग में नंदाकिनी इससे जुड़ जाती है। आगे कर्णप्रयाग में पिंडर नदी और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आकर इसमें समा जाती है। अलकनंदा इन सब नदियों का पानी लेकर आखिरकार देवप्रयाग पहुंचती है। और बस यही वो ऐतिहासिक जगह है जहां अलकनंदा और भागीरथी का भव्य मिलन होता है। और इन दोनों के संगम से जो नदी बनती है उसे ही हम आधिकारिक तौर पर गंगा कहते हैं। चलिए अब हमारे तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, मैदानी इलाकों का सफर, यानी भारत का हृदय स्थल। पहाड़ों का कठिन रास्ता अब पीछे छूटने वाला है। पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी घाटियों के बाद गंगा आखिरकार हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मैदानी इलाकों को छूती है। यहां से भीमगोड़ा बैराज के जरिए ये एक नई दिशा लेती है और बिजनौर जिले से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। यूपी में गंगा मुजफ्फरनगर, कानपुर, वाराणसी जैसे 28 अलग अलग जिलों से होकर गुजरती है और रास्ते में अपर और लोअर गंगा कैनाल जैसी कई विशाल नहर प्रणालियों को पानी उपलब्ध कराती है। अब जरा इस टेबल को देखिए। गंगा अपने आप में इतनी विशाल नहीं हो जाती। उत्तर में हिमालय से आने वाली बड़ी बड़ी नदियां इसके बाएं किनारे पर मिलती हैं और दक्षिण के पठारों से आने वाली नदियां इसके दाएं किनारे से जुड़ती हैं। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे रामगंगा, गोमती और घाघरा एक तरफ से और सोन और कर्मनाशा दूसरी तरफ से इस पूरे सिस्टम को लगातार एक ताकतवर रूप देती हैं। लेकिन यहां भूगोल का एक बहुत ही गजब का अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, यमुना। यमुना हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन ये बाएं किनारे से मिलने के बजाय गंगा के पैरेलल एक लंबी यात्रा करती है और आखिर में प्रयागराज में गंगा के दाएं किनारे पर आकर मिलती है। ये भूगोल का एक ऐसा दिलचस्प पहलू है जिसे अक्सर लोग मिस कर देते हैं। अब हम अपने चौथे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, बिहार और झारखंड, जहां इस नदी का सबसे बड़ा फैलाव देखने को मिलता है। जैसे ही गंगा बिहार के बक्सर में प्रवेश करती है ना, ये एक अजेय शक्ति बन जाती है। ये बिहार के 12 जिलों में 445 किलोमीटर का सफर तय करती है। और इस दौरान होता क्या है, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी जैसी विशाल नदियां अपना सारा का सारा पानी गंगा में उड़ेल लेती हैं।
पटना जिले में गंगा का सबसे लंबा विस्तार है, जहां इसकी चौड़ाई देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हो। इसके ठीक बाद एक बहुत ही छोटा लेकिन बड़ा दिलचस्प माइलस्टोन आता है। गंगा बहुत ही कम समय के लिए केवल एक जिले से होते हुए झारखंड को छूती है, और वो जिला है साहिबगंज। ये भले ही एक छोटा सा ट्रांजिट हो, लेकिन भारत के मैप पर यह एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके तुरंत बाद नदी तेजी से पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे शानदार हिस्से पर, डेल्टा और बंगाल की खाड़ी। यहां से नदी का रूप एकदम बदलने वाला है। जब गंगा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में धूलियान नाम की जगह पर पहुंचती हैं, तो फरक्का बांध के पास कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। यहां से ये एक अकेली नदी नहीं रह जाती, इसे भौगोलिक रूप से दो बिल्कुल अलग दिशाओं में बंटना पड़ता है। जरा सोचिए, एक ही नदी प्रणाली और दो बिल्कुल अलग मंजिलें। एक शाखा, जिसे हम हुगली कहते हैं, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कोलकाता से होते हुए पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में बहती है और आखिर में गंगा सागर में अपना सफर खत्म करती है। जबकि दूसरी शाखा यानी पद्मा सीधे पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है, जहां आगे कुछ और ही विशाल होने वाला है। अब जरा सोचिए, बांग्लादेश में क्या होता है। वहां पद्मा जब तिब्बत से आने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे वहां जमुना कहते हैं, से टकराती है, तो पानी का जो वॉल्यूम बनता है ना, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आगे चलकर ये विशाल जलराशि मेघना नदी से मिल जाती है और आखिर तक आते आते ये पूरी संयुक्त धारा मेघना का ही नाम ले लेती है। तो ये अथाह पानी आखिर जाता कहाँ है? ये सब मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाते हैं, जिसे हम सुंदरबन कहते हैं। घने मैनग्रोव जंगलों से भरा ये इलाका प्रकृति की बेहिसाब ताकत का गवाह है। गोमुख की वो छोटी सी बर्फ की धारा हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ढेरों नदियों का जल समेटकर आखिरकार यहां बंगाल की खाड़ी में इतने शानदार और भव्य तरीके से अपने सफर को पूरा करती है। पर इस शानदार सफर को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। अभी हाल ही में ऋषिकेश में मिलने वाली चंद्रभागा जैसी छोटी सहायक नदी गंभीर प्रदूषण की वजह से चर्चा में आई थी, जो कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सवाल यह है, इस 2525 किलोमीटर लंबे इतने जटिल और विशाल इकोसिस्टम को क्या हम वाकई बचा सकते हैं? क्या नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स इस पूरी नदी प्रणाली की रक्षा करने के लिए काफ़ी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस नदी की अहमियत समझने के बाद हमें खुद से और अपने समाज से ज़रूर पूछना चाहिए। इस पूरे विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफ़र बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा।